बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा तुम हो नहीं सकते, हमें मनफी से नफ़रत है। जमा तुम हो नहीं सकते, हमें मनफी से नफ़रत है। तुम्हें तकसीम करता हूँ तो हासिल कुछ नहीं होता। सिफ़र थी इब्तिदा मेरी, सिफ़र ही अब तलक तुम हो। सिफ़र ज़रबे सिफ़र हो तुम, न जिससे कुछ फ़र्क आए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मुअल्लिम हमज़ा इकबाल निज़ामी और आज एक और ख़ूबसूरत सी वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। और इससे कबल कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, मेरी वही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। जी तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं आपका मौल्लिम हूँ, मेरा ताल्लुक़ शोबा उर्दू से है और उर्दू के हवाले से एक खूबसूरत सी वीडियो आज मैं लेकर दोबारा से हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो जमात नाहम यानी 9th क्लास के तलबा व तालिबात के लिए है। उनकी किताब नेशनल बुक फाउंडेशन की जो किताब है फेडरल बोर्ड के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसमें मौजूद सबक नंबर 7, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 यानी सबक नंबर 7 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उन्वान है इब्तिदाई हिसाब। इब्तिदाई हिसाब का मतलब है पहला हिसाब, ठीक है जी। अच्छा, मुसन्निफ इब्ने इंशा है। इब्ने इंशा उर्दू अदब के अंदर तंज़ो मज़ाह निगार भी हैं और बहुत अच्छे शायर भी हैं। इब्ने इंशा की शायरी में भी कहीं कहीं तंज़ो मज़ाह मिलता है, लेकिन इनकी आखिरी गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, बड़ी ही मारूफ गज़ल है। और इसके बाद इंशा जी वाकई दुनिया से कूच कर गए थे और तंज़ो मज़ाह में इनके मज़ामीन बहुत मशहूर हैं। और ये सिनफ़ नसर के एतबार से तंज़ो मज़ाह है, यानी कि मज़ाहिया मज़मून है। ये इसका मकसद है मज़ाह पैदा करना और तंज़ यानी कि तनकीद करना उन रवैयों पर या उन हालात पर कि जो हम इंसान बरतते हैं। इसका मुआख़िज़ है उर्दू की आखिरी किताब। ये लिखी हुई किताब है इनकी इब्ने इंशा की, जिसमें मज़ाहिया मज़ामीन शामिल हैं। ये मुआख़िज़ है इसका। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि तंज़ो मज़ाह क्या होता है और इसका मकसद क्या है। तो ये देखिए, मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा कि तंज़ो मज़ाह अदब की वो सिन्फ़ है, सिन्फ़ यानी किस्म है, जिसमें मुआशरे की खामियों को हंसी मजाक के ज़रिए उजागर किया जाता है। यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसी सिन्फ़े नसर है कि जिसके ज़रिए मुआशरे में पाई जाने वाली बुराइयों को मज़ाहिया अंदाज में पेश किया जाता है, और ऐसे मज़ाहिया अंदाज में कि जिसमें वो खामियां बिल्कुल जो हैं वो निखर कर सामने आएँ और किसी को उसके बारे में जो है वो बुरा भी ना लगे, लेकिन उसका मकसद यही होता है कि उन खामियों को उजागर करना। जहाँ तंज़ में इस्लाह का पहलू गालिब होता है और मनफी पहलुओं पर चोट की जाती है। देखें जी, तंज़ जो होता है उसमें इस्लाह यानी दुरुस्ती करने का, कि लोग जो हैं वो तंज़ के ज़रिए जो बात पहुँचाई जा रही है ताकि उससे जो है वो दोबारा परहेज की जाए, वो ज़्यादा होता है। और मनफी पहलुओं पर चोट की जाती है, यानी उसके जो बुरे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मनफी पहलू हैं, उन पर चोट करने से क्या मुराद है कि उनको सामने लाना है, उनको उजागर करना है। वहाँ मज़ाक का मकसद महज खुशी और तफरीह फराहम करना होता है, जबकि वो मज़ाहिया अंदाज में पेश करना इसलिए कि तफरीह भी हो, खुशी भी हो उस पर, और मनफी पहलू भी सामने आ जाएं और किसी को बुरा भी ना लगे। ये बुनियादी तौर पे तंज़ो मज़ाक का मकसद होता है। और इसमें उल्फत और मोहब्बत का जज्बा होता है। मज़ाक में उल्फत यानी प्यार और मोहब्बत का जो है वो जज्बा होता है। दोनों का मकसद कारी को हंसाना है, यानी तंज़ और मज़ाक दोनों का मकसद ये होता है। कारी कौन होता है? पढ़ने वाला। जो चीज़ लिखी जाए उसको पढ़ने वाला कारी, उसको हंसाना होता है। मगर तंज़ में पोशीदा पैगाम संगीन होता है। जो तंज़ होता है ना, इसमें जो पैगाम होता है बड़ा सीरियस होता है, ठीक है, वो संगीन होता है, सीरियस। यानी कि कोई जैसे कि करप्शन हो रही है तो उसको वाजे कर देना, जैसे कि नाइंसाफ़ी हो रही है उसको वाजे कर देना, जैसे कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है, या दीगर जो माशरे में हमारे बुराइयां पाई जाती हैं बड़े लेवल पर कि जो बड़े लोग करते हैं, उनको भी सामने लाना तंज़ो मज़ाक का हिस्सा होता है। और मज़ाक का मकसद जिंदगी को खुशगवार बनाना होता है। ये दोनों मिलकर अदब में समाज का तर्जुमान बनकर इस्लाह का काम करते हैं। अदब में, उर्दू यानी लिटरेचर में, ये क्या करते हैं कि समाज यानी कि मुआशरे का तर्जुमान, रहनुमाई करते हैं, मुआशरे की तर्जुमानी करते हैं, उसका जो है ये सामने बनकर
आते हैं। अच्छा, ये जो सबक है इब्तदाई हिसाब, ये मज़ाहिया सबक है। इसमें हिसाब इब्तदाई यानी कि शुरू का हिसाब होता है, जो शुरू में हमें इब्तदा में सिखाया जाता है। जब बच्चा पढ़ने के लिए हम सब गए थे और हम लोगों को जो चीज़ सिखाई गई मैथमेटिक्स की वो क्या था, प्लस, जमा, माइनस, तफरीक, डिवाइड, तकसीम और ज़र्ब जो है वो मल्टीप्लिकेशन, यानी ये हमें 4 रूल्स बेसिकली बताए गए। इन्हीं 4 रूल्स को आज इस्तेमाल करके हम और इब्ने इंशा के इस सबक को पढ़कर ये साबित करेंगे कि कहाँ कहाँ तंज हुआ है, कहाँ कहाँ मजाक आंसर है। ये मैं आपको अलग अलग करके, इस चैप्टर को हमें पूरा थारो रीड करना पड़ेगा, वो मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में रीड करूंगा। उससे पहले इस चैप्टर के जो है मरकजी ख्याल और चंद अहम पहलू मैं आपको बता देता हूँ। नीचे इस चैप्टर के लिए मैंने शेर भी लिखा है, जो मैंने शुरू में बोला था कि जमा तुम हो नहीं सकते, हमें मनफी से नफरत है, तो मैं तकसीम करता हूं तो हासिल कुछ नहीं होता। हासिल का मतलब होता है इज इक्वल टू या आंसर आना। ठीक है, तो अजीज तलबा और तालिबात, इस चैप्टर में 4 बड़े कवानीन बताए गए हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये सबक के अहम नुकात हैं। ठीक है, इसमें देखिए, जमा मज़ाहिया अंदाज में मनफी पहलुओं पर जो है वो तनकीद, ये जो हम जमा करते हैं ना, मालो दौलत और दीगर असासे वगैरह, इस पर तनकीद है। तफरीक, ठीक है, माइनस होना। ठीक है, अब माइनस का जो कायदा है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है, वो हम इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके मुताबिक। तकसीम, सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ मसले होते हैं वो तकसीम पर होते हैं। ठीक है, जायदाद तकसीम हो रही है तो मसला, खाना तकसीम हो रहा है छोटे लेवल पे, बहन भाइयों में बचपन से ये लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वालदा जो है वो सबको जोड़ने के लिए, सब में प्यार और मोहब्बत का, इसार का जज्बा पैदा करने के लिए एक ही प्लेट में 2 भाइयों को इकट्ठा खाना दे देंगी तो वो लड़ेंगे कि इतना मैंने खाना था और इतना, उनकी लड़ाई होगी। फिर बड़े होकर ये जायदाद पर लड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से ज़र्ब है मल्टीप्लिकेशन, अब इसका भी कानून मुख्तलिफ है दूसरों के लिए कि माल को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, और फिर इंसानों के, इंसान के साथ ज़र्ब हो तो इंसान ही आता है, ये भी यहाँ पर बयान किया गया है। खैर, ये तमाम चीज़ें हम जो है वो वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। ये इसके अहम पहलू थे चैप्टर के, और इस चैप्टर में कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है कि जो मैं आपको यहाँ पर समझा सकूँ। हाँ, महज इसमें तंज और मजाक किया गया है, और जुमलों को जो है वो मैंने आपको पढ़कर और फिर उन जुमलों का मतलब बताना है, उसके लिए आपको किताब की ज़रूरत है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, और मैं आपको किताब का सफ़ा नंबर बता देता हूं कि कौन सा सफ़ा नंबर है किताब का और कहां पर क्या बात जो है वो की गई है। तो देखिए, आपका सफ़ा नंबर है 52 यानी 52 पेज नंबर है, ये जो मेरे पास किताब मौजूद है इसमें, और ये सबक नंबर 7 है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप इसको इंडेक्स में देख लीजिए, जो शुरू में इसकी जो फहरिस्त है वहां पर से इस सबक को जो है वो आप देख लीजिए। हिसाब के 4 बड़े कायदे हैं, जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम। ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। जमा प्लस को कहा जाता है, तफरीक माइनस को कहा जाता है, तकसीम डिवाइड को, और ज़र्ब जो है वो मल्टीप्लाई को कहा जाता है। पहला कायदा जमा। जमा के कायदे पर अमल करना आसान नहीं, खसूसन महंगाई के दिनों में। वो कहता है कि जो जमा का कायदा है, कायदा यानी कानून को कहा जाता है कि इस पर जो है वो अमल करना आसान बात नहीं है, और खसूसी तौर पर उन दिनों में कि जिन दिनों में महंगाई हो। ठीक है जी, अच्छा, सब कुछ खर्च हो जाता है, यानी महंगाई में खर्च हो जाता है। अब ये तंज कर रहा है, आज मैं और आप उस इरा में जी रहे हैं जो कि महंगाई का दौर है। वाकई इतनी महंगाई है कि अब तो जो है वो 2-2, 3-3 लोग एक घर के जो हैं वो अफराद काम करते हैं तो तभी एक जो है वो घर चल सकता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि सब खर्च हो जाता है, कुछ जमा नहीं हो पाता। कि वो पहले लोग थे जो मालो दौलत जमा कर लिया करते थे, और उन्होंने जमा करके हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए छोड़ दिया, लेकिन अब के दौर में माल को जमा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। महंगाई इतनी है कि सब खर्च हो जाता है, कुछ जमा हो ही नहीं पाता। अच्छा, अब आगे देखिए, यहाँ तक तो उसने जो है वो बड़ी मस्बत बातें की हैं, पॉजिटिव हैं। जमा का कायदा मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। अब देखें वो क्या कहता है, आम लोगों के लिए 1 जमा 1 आधा और -1। अच्छा, अब ये इसका क्या मतलब है? ठीक है, कि 1 जमा 1 जो है वो आधा हो गया आम लोगों के लिए, यानी वो जो जमा कर रहे हैं वही सारा जमा हो नहीं पा रहा, और जो जमा करेंगे वो भी लग जाएगा। ठीक है, गुर्बत आम लोग जो हैं वो, उनके मसाइल यहाँ पर उसने बताए हैं, क्योंकि आधा इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं। अब इनकम टैक्स वालों पे इसने जो है वो तनकीद की। ये बात दुरुस्त है कि आम आदमी के लिए इनकम टैक्स जो है वो आधा तो वो ले जाएंगे, उसका 1 जमा 1 जो है वो
इनकम, जैसे आपने 100 रुपये जमा किए, अब इनकम टैक्स वाले इस पर टैक्सेस लगाएंगे डिफरेंट। अब तो ये हालात हैं हमारे मुल्क के वतन अजीज़ के। अल्लाह ताला इस वतन को सलामत रखे और इस वतन के इन बड़े लोगों को खुदा ताला इस चीज़ का शऊर दे कि आम आदमी को ये सहूलियात दे सके। अब तो ये है कि जैसे हम लोग हैं तनख्वाहदार तबका, हमारी तनख्वाहों में से इनकम टैक्स के नाम पे रकम अलग काटी जाएगी, फिर हम जहाँ जहाँ जो जो खरीदारी करेंगे, जो जो चीज़ लेंगे, एक माचिस की डिबिया भी लेंगे तो उस पर भी हम टैक्स देंगे। तो ये यहाँ पर उसने मुसन्निफ ने टैक्स पर और इनकम टैक्स वालों पर एक बड़े खूबसूरत से अंदाज में उसने क्या किया है, तनकीद की है, यानी कि उसको क्रिटिसाइज किया है। और तनकीद करते हुए वो कहता है कि ये जमा का कायदा डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। जो आम लोग हैं उनके लिए ये 1 जमा 1 आधा है, क्योंकि आधा इनकम टैक्स वाले ले गए और आधा बच गया उसके पास। तजारत के कायदे से जमा करें तो 1 जमा 1 का मतलब है 11। तजारत यानी कि ट्रेड, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक मस्बत बात बता रहा है कि अगर आप ट्रेड में जमा करना शुरू करेंगे माल तो 1 जमा 1 11 हो जाएगा, ठीक है। वो फिर 2 नहीं होगा बल्कि 11 हो जाएगा, यानी इतना ज्यादा फायदा मंद, फायदा बख्श होती है तजारत। रिश्वत के कायदे से हासिल जमा और ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर इसने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो तंज किया है। अब ये मजा नहीं है, अब ये तंज है। ये आपने याद रखना है, मैंने तंज और मजाक दोनों में आपको फर्क वाजे किया था कि तंज क्या है और मजाक क्या है। देखिए, तंज का मकसद होता है तनकीद करना और बुरे पहलुओं को सामने लेकर आना, जबकि मजाक का मकसद होता है मजाहिया हिस्स पैदा करना, मूड को खुशगवार करना या तफरी करना। यह आपने याद रखना है। तो वो कहता है कि जब रिश्वत ली जाए तो ये तो फिर जमा ही होता रहता है, फिर तो ये और ज्यादा हो जाता है। तजारत में तो ये देखें, अच्छा तजारत में भी इसने थोड़ी थोड़ी तनकीद की है। ये उन लोगों के लिए जो फालतू मुनाफा कमाते हैं, यानी एक तो जायज प्रॉफिट होता है ना, एक नाजायज प्रॉफिट है। जस्ट लाइक एक चीज जो है वो खरीदी गई होल सेल पर 800 रुपए की, अब जायज मुनाफा ये है कि उसको 1000 रुपए में, बहुत हुआ तो 1100 में बेचा जाए, 200-300 रुपए जायज मुनाफा है, ठीक है। क्योंकि वो एक तो नहीं बिकेगी ना, ज़ाहिर है उसकी दुकान है, बहुत सारी चीजें बिकनी है। तो अगर हर चीज में वो 200-300 रुपए प्रॉफिट रखेगा तो वो दिन को अच्छा खासा कमा लेगा, प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज 800 की लाकर 1600 कीमत बताकर और 1400 रुपए में बेची जाए तो ये नाजायज मुनाफा है। ये मुनाफा कभी कतई सही नहीं है। अच्छा, कायदा वही अच्छा जिसमें हासिल जमा से ज्यादा आए बशर्ते के पुलिस माने ना हो। अब ये बड़ी जबरदस्त बात है। अब यहां पर उसने क्या कहा कि रिश्वत जो है उसमें भी पुलिस का हिस्सा होता है, तजारत में भी पुलिस का हिस्सा होता है। यानी पुलिस के महकमे में अगरचे हमारे वतन अजीज की पुलिस का अब ये हाल है कि काफी हद तक इसको जो है वो इदारों ने बेहतर किया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर काली भेड़ें कुछ मौजूद हैं। देखिए, हम पूरे इदारे को कभी भी तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये इदारे हमारे सरों के ताज हैं, ये वर्दियां हमारे फख्र हैं, हमारा गरूर हैं। लेकिन इनमें छुपे हुए चंद काली भेड़ें ऐसी होती हैं इन वर्दियों की आड़ में कि जो नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं, ये उन पर है। तो पुलिस में भी ऐसे कई लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, सभी ऐसे नहीं हैं। अगर सब ऐसे हों तो फिर तो जुर्म जो है वो बिल्कुल आम हो जाए, लेकिन बेहतर यही है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अब यहाँ पर वो क्या कहता है कि कायदा वही अच्छा है जिसमें जमा, यानी जमा किया हुआ जो माल है वो क्या हो कि हासिल जमा से ज्यादा हो, यानी कि जो हासिल हो रहा हो वो आपको जमा करने से ज्यादा वो हो, वही जमा जो है वो उसका कायदा अच्छा है। कि बशर्ते कि पुलिस माने ना हो, कि पुलिस को बीच में से रिश्वत ना देनी पड़े, तो फिर जो है जो हासिल होता है, जो इंसान के पास दौलत है, वो फिर जमा ही होती रहती है। एक कायदा जुबानी जमा खर्च का होता है, ये मुल्क के मसाइल हल करने के काम आता है, आजमुदा है। यहाँ पर अब इसने हुकूमतों पर तनकीद कर दी, मसनद आला पर बैठे हुए, और बड़ी बेहतरीन बात की है। कहता है कि एक कायदा जुबानी जमा खर्च का होता है, ठीक है। यानी कि जुबानो जुबानी ये जो हमारे वादे होते हैं, ठीक है, वादे कर करके हमें बताया जा रहा होता है कि यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हमारी हुकूमत ने ऐसे किया, हमारी हुकूमत ने ऐसे किया। वो कहता है ये बड़ा आजमूदा है, इसके साथ अवाम को बस जो है ना महज बातों में ही उलझा दिया जाए तो काफी होता है। अब अगला हमारा कायदा है जी तफरीक का। तफरीक यानी माइनस। मैं सिंधी हूं तू सिंधी नहीं, मैं बंगाली हूं तू बंगाली नहीं, मैं मुसलमान हूं तू मुसलमान नहीं, इसको तफरीक पैदा करना कहते हैं। तफरीक का मतलब है फर्क पैदा करना। अब देखिए, यहां पर इसने फिर से तनकीद की मज़ाहिया अंदाज में कि हम जो है वो बहैसियत कौम अपने आप को सिंधी, बलोची, पठान और इस तरह एक दूसरे को तकसीम कर रहे हैं, तफरीक पैदा करना है, मुसलमान मुसलमान, जबकि हमारे दीन में
سب مسلمان برابر ہیں اور انسانیت کے ساتھ اچھے سلوک کی جو ہے وہ تلقین کی جاتی ہے یا اچھے سلوک کا کہا جاتا ہے۔ حساب کا یہ قاعدہ بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، کہتا ہے کہ اس کو تفریق پیدا کرنا یہ قدیم زمانے سے، ہمارے باپ داداؤں نے تفریق پیدا کی، اب ہم تفریق پیدا کر رہے ہیں انسانوں میں، یعنی نکالنا ایک عدد میں سے دوسرے عدد کو، ایک عدد میں سے دوسرے عدد کو نکالنا، جیسے 2 - 1 = 1، تو یہ جو ہے یہ تفریق کہلاتا ہے، ایک عدد میں سے، عدد کہتے ہیں نمبر کو، ٹھیک ہے جی۔ بعض عدد از خود نکل جاتے ہیں، بعضوں کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے، ڈنڈے مار کر نکالنا پڑتا ہے، فتوے دے کر نکالنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اس نے بڑا اچھا جو ہے وہ تنقید کی، اب اس آڑ میں یہ حکومتوں کی بات کر رہا ہے کہ بعض جو ہے وہ نااہل اور نالائق لوگ مسند پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن وہ نکل نہیں رہے ہوتے۔ اچھا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چپ چاپ خود بخود نکل لیتے ہیں مکھن میں سے بال کی طرح، لیکن کچھ کو ڈنڈے مار کر فتوے لگا کر۔ اچھا، یہ فتوہ جو ہے نا یہ ہماری قوم میں بڑا ایک عام بات ہے، ذرا سی بات نہ ہوئی کہ اس کو جو ہے وہ استعمال کر لیا گیا، ہتھ کنڈے کو فتوہ دے دیا گیا کہ اس نے دین کی توہین کی ہے، حالانکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم کیوں کر توہین مذہب کریں گے؟ خدا نخواستہ جو لوگ کرتے ہیں توہین مذہب یقیناً انہیں سزا ملنی چاہیے اور انتشار نہیں پھیلانا چاہیے، قوم کو مضبوط کرنا چاہیے اور قوم کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ قوم جو ہے وہ فرقہ واریت سے تفریق سے نہیں بنتی، قوم بنتی ہے اکٹھا ہونے سے، ٹھیک ہے؟ تو قوم جو ہے وہ ہماری ماشاءاللہ سے امت مسلمہ ہے ہماری ساری، لیکن ہم پاکستانی قوم ایک غیرت مند قوم ہے، تو اس غیرت کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر قوم میں کچھ لوگ برے ہیں تو پوری قوم بری نہیں ہو سکتی یقینی طور پر، ٹھیک ہے؟ تو اس نے یہ بات کی ہے یہاں پر مصنف نے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ زیادہ جمع کر لیتے ہیں وہی زیادہ تفریق بھی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت زبردست بات کر دی اس نے۔ کہتا ہے جو لوگ زیادہ جمع کر لیتے ہیں، یعنی مال جو لوگ زیادہ جمع کر لیتے ہیں اور امیر ہو جاتے ہیں نا، وہی سب سے زیادہ تفریق کرتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ مال کی تفریق نہیں کرتے، انسانوں میں تفریق کرتے ہیں، پھر انہیں چھوٹے بڑے کا خیال آ جاتا ہے۔ کل ایک شخص جو خود مزدور ہے، وہ مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا بھی، سب کچھ کرے گا، تعاون بھی کرے گا، اسے احساس بھی ہوگا، لیکن جیسے ہی اس کے پاس دولت آتی جائے گی وہ پھر کچھ اور بن جائے گا، وہ نہیں رہے گا، تو وہ پھر تفریق کرنا شروع کر دے گا۔ مسلمانوں اور انسانوں میں وہی بات جو میں نے کی، مسلمانوں اور مسلمانوں میں عام لوگ تفریق کے قاعدے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ حاصل تفریق کچھ نہیں آتا، آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ کہتا ہے عام لوگ جو ہیں وہ تفریق کو پسند نہیں کرتے، کہ تفریق کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ عام لوگوں سے کیا مراد ہے کہ جو صحیح لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ تفریق نہیں کریں گے، وہ اپنی اپنی جگہ سب کو جینے دیں گے، رہنے دیں گے جیسا جو ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں حاصل کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہی بات کہ صفر ضرب صفر ہو تم نہ جس سے کچھ فرق آئے، صفر تھی ابتدا میری، صفر ہی اب تلک تم ہو، کہ زیرو میری ابتدا تھی، صفر زیرو ہی تم ہو، صفر ضرب صفر ہو تم، زیرو ملٹیپلائی بائی زیرو، نہ جس سے کچھ فرق آئے، کہ اس سے کوئی فرق نہیں آتا، چاہے جو مرضی کر لیں۔ اگلا ہے جی ضرب کا، تیسرا قاعدہ ضرب کا ہے۔ ضرب کی کئی قسمیں ہیں، مثلا ضرب خفیف، ضرب شدید، ضرب کاری۔ خفیف چھپی ہوئی ضرب، اچھا یہ اب طنز کر رہا ہے، ضرب خفیف، ٹھیک ہے؟ اور ضرب یہاں پر اس نے دوسری بتائی شدید، بہت زور کی ضرب۔ اچھا ضرب لگانا نا کسی چیز کو یوں مارنا بھی ہے، ٹھوکر مارنا بھی ہے کسی چیز کو، ضرب لگانا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک ضرب یہ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے ضرب لگانا۔ ضرب کاری، کہتے ہیں فلاں آدمی نے فلاں کو کاری ضرب ماری کہ وہ پہلے ہی وار میں مر گیا، ٹھیک ہے جی؟ ضرب کی ایک اور تقسیم بھی ہے، پتھر کی ضرب، لاٹھی کی ضرب، بندوق کی ضرب۔ اچھا جی، پتھر کی ضرب، پتھر سے کسی کو مارنا، لاٹھی ڈنڈا اس سے مارنا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ بندوق کی ضرب، گولی ہے۔ علامہ اقبال کی ضرب کلیم ان کے علاوہ ہے۔ اچھا یہ علامہ اقبال کی ایک کتاب کا انہوں نے ذکر کر دیا، ضرب کلیم۔ ضرب کہتے ہیں کسی چیز کو مارنا، میں نے آپ کو بتایا، اور کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو کلیم کا مطلب ہوتا ہے کلام کرنے والا، تو وہ کہتے ہیں کہ ضرب کلیم اس سے علاوہ ہے۔ اس کا تو مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ کی ضرب، وہ ضرب کہ جس سے دریا جو ہے وہ اس نے راستہ دے دیا اور آپ کا لشکر گزر گیا اور فرعون کا غرق ہو گیا، یہ وہ بات ہے۔ اس میں تلمی آپ سمجھ لیں استعمال ہو گئی ہے۔ اچھا جی، حاصل ضرب کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ ضرب کس چیز سے دی گئی ہے یا لگائی گئی۔ کہتا ہے کہ ضرب کا حاصل، یعنی جو ضرب آپ دے رہے ہیں اس کا حاصل، آپ دیکھیں نا جتنے بڑے نمبر کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں گے
उतना ही बड़ा नंबर आएगा। आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जार 4 हो जाएगा। अगर आप उसको 20 के साथ करेंगे, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, 40 बन जाएगा। ठीक है, तो जाहिर है जितना बड़ा नंबर उतनी बड़ी ज़रब, और जिस कदर जिस चीज से मारी जाएगी ज़रब वो ज़रब है, ये वो बता रहा है। आदमी को आदमी से ज़रब दें तो हासिल ज़रब भी आदमी ही होता है। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है यहाँ पर। और उसने कहा कि आदमी को आदमी के साथ ज़रब दें। देखिए अफज़ाइश नस्ल है, ये तो अब दुनिया की हकीकत है कि 2 लोगों के मिल जाने से ही जो है वो एक इंसान पैदा होता है। अच्छा जी आगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जिंदा हो। ठीक है जी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जिंदा भी हो। ठीक है जी, ज़रब के कायदे जिंदा से मुराद यानी ज़मीर का जिंदा होना। ज़रब के कायदे से कोई सवाल हल करने से पहले ताज़ीरात पाकिस्तान पढ़ लेनी चाहिए। कि ज़रब का जो कायदा है उससे कोई भी सवाल हल करने से पहले ताज़ीरात पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का जो आइन है उसको पढ़ लेना चाहिए। तकसीम, ये हिसाब का बड़ा ज़रूरी कायदा है, सबसे ज़्यादा झगड़े इसी पर होते हैं। तकसीम का मतलब है बांटना, अंधों का आपस में रेवड़ियां बांटना। अब ये देखिए ये कहानी बनी हुई है कि अंधों का आपस में रेवड़ियां बांटना, ठीक है, एक दूसरे को ही देंगे जाहिर है। बंदर का बिल्लियों में रोटी बांटना, ठीक है, यानी कम देना। अच्छा, चोरों का आपस में माल बांटना। तो ये उसने वो सारी बातें बताई हैं जो हकायात हैं, ठीक है, और उससे वो तंज कर रहा है कि ये हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं ये ऐसे बांटते हैं। बजट पेश होता है मुल्क का, उसमें आम आदमी के लिए जो बजट रखा जाता है वो हम सबके सामने है। तालीम के लिए जो बजट रखा जाता है वो हम सबके सामने है। पार्लियामेंट के लोगों के लिए, वर्दी वालों के लिए, तमाम लोगों के लिए, जो जो मतलब वर्दी से मुराद कोई भी जो हमारे माशाल्लाह हमारे फखरिया इदारे हैं, ठीक है, मैं उन पर तनकीद तो नहीं कर रहा, लेकिन वैसे बात कर रहा हूं कि ये जो है वो उनके लिए जो बजट आता है वो हम सबके सामने है, तो ये उस पर तनकीद कर रहा है। मिल बांट कर खाना अच्छा होता है, दाल तक जूतों में बांट कर खानी चाहिए। दाल तक जूतों में, ये जूतों लफ्ज नहीं है, जूतों है, यानी कि एक दूसरे में बांट कर दाल भी खानी चाहिए। बांट कर खाना अच्छा होता है वरना कब्ज करती है। ये अब आप बेहतर समझते हैं। तकसीम का तरीका कुछ मुश्किल नहीं है, हकूक अपने पास रखिए, फराइज दूसरों को बांट दीजिए। बड़ी जबरदस्त इसने बात की। हक क्या होता है, हर बंदा यहाँ पर हक की बात करता है, मेरा ये हक है, मेरा ये हक है, मुझे मेरा हक नहीं मिला, मैं अपने हक के लिए खड़ा हूं, मैं अपने हक के लिए बोलूंगा या मैं अपने हक के लिए बोलूंगी, ठीक है। लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि ये फलां काम मेरा फर्ज था, मैंने इसको फर्ज समझ के करना है, या मैं इसको फर्ज समझता हूं कि मैं इसको अंजाम दूंगा। तो वो कहता है कि हकूक अपने पास रखें, और यहाँ पर बड़ी जबरदस्त उसने इंसानी रवैयों की तनकीद की है कि भाई अपने पास अपने हकूक रख लें, कहें हम मेरा हक है, और फराइज जो है वो दूसरों को दे दें, और यही कहें कि मेरा है, फराइज दूसरों में बांट दीजिए। रुपया पैसा अपने कीसे में डालिए। अच्छा, कीसे यानी पेट में, कि रुपया पैसा अपने पास डालिए और कनात की तलकीन दूसरों को कीजिए। यही तो हो रहा है हमारे माशाल्लाह से। उलमाए इकराम हमारे सरों के ताज है, ठीक है, और एक एक बयान का बाज़ उलमाए इकराम काफ़ी पैसे लेते हैं एक एक बयान के। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, दीन का वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी भी रोजी रोटी है, जाहिर है वो अगर हमारे लिए दीन का काम कर रहे हैं तो कुछ उनका हक तो है कि वो उसका नजराना वसूल करें। लेकिन वही फिर कहते हैं कि सब्र जो है वो करना चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपने भूख भी देखी और सब्र किया। वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक तो बिल्कुल मुकम्मल अमली नमूना है कुरान मजीद का, और मशअल राह है हमारे लिए, बीकन लाइट है। लेकिन उलमाए किराम का ये भी कहना है कि सब्र कीजिए, और फिर उसी तलकीन करने के कि ये आजमाइश है अल्लाह की, गुर्बत वगैरह, इससे निकलने के लिए सब्र कीजिए, तो उसी बयान के लाखों रुपए चार्ज भी किए जाते हैं। ये भी एक बात है। इसी तरह से हमारी हुकूमतें कहती है कि ये जो है ये दौलत और ये पैसा ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और ये सबसे ज्यादा इसका मतलब है फिर आप ही आजमाइश में, क्योंकि सबसे ज्यादा अमीर तो आप हैं। और फिर कहते हैं कि ये जो गुर्बत है ये अल्लाह की तरफ से, ये भी आजमाइश है, यानी कि जो गरीब है उसे आजमाइश का कह कर दिलासा दिया जाता है, और तमाम दौलत और पैसा अपने पास रख लिया जाए। सारे हुकूमती लोग नहीं, लेकिन बाज सियासतदान ऐसा करते हैं। ज़ाहिर इदारे बुरे नहीं होते, उनमें बैठे चंद लोग बुरे होते हैं, हम पूरे इदारों को बुरा नहीं कह सकते। अच्छा जी, कनात की तलकीन यानी कनात सब्र। आपको मुकम्मल पहाड़ा माँ गिर याद होगा तो किसी को तकसीम की कानो कान खबर नहीं हो सकती। आखिर को 12 करोड़ की दौलत को 22 खानदानों ने आपस में तकसीम किया ही है। और ये उस वक्त जब थी, अब तो खैर हमारी आबादी जो है वो
25 کروڑ سے زیادہ ہے. یہ اس وقت جب انہوں نے لکھا تو اس ٹائم 12 کروڑ آبادی تھی, تو کہتے ہیں 22 خاندانوں میں. تو اب یہ پھر 22 خاندان اس پر پھر کبھی صحیح کسی کو پتا چلا, کہتے ہیں کہ بڑی اچھی طریقے سے کہتا ہے کسی کو پتا چلا ہے کہ کتنی اچھی تقسیم ہوئی ہے, 22 خاندانوں نے اثاثے بانٹ لیے. 22 خاندانوں میں سیاستدان, دیگر ادارے اور یہ بڑے بڑے اشرافیہ یہ شامل ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو سوالات تفریق کے قاعدے سے دودھ میں سے مکھی نکالو. آدمی ضرب مسلسل کتاب کہاں تک لا سکتا ہے, جو اندھے نہیں وہ بھی ریوڑیاں اپنوں میں ہی کیوں بانٹتے ہیں. کیا بات ہے, بڑی زبردست بات, اچھے سوال ہیں. تو عزیز طلباء و طالبات, آج ہمارا یہ جو سبق ہے یہ بھی اینڈ ہوا ہے, اور امید ہے کہ آپ کو یہ سبق ابتدائی حساب پسند آیا ہوگا, آپ نے اس کو مکمل سمجھا ہوگا. یہ طنز و مزاح تھا, اور آخر میں اس ویڈیو کے معذرت کرنا چاہوں گا. میں نے کسی ادارے کے خلاف یا کسی پرسن کو یا کسی اپنے بڑے جو ہمارے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے یا اداروں میں بیٹھے ہوئے یا ہمارے وردیوں میں ملبوس ہمارا جو فخر ہیں لوگ, ہم نے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی. محض آپ کو سمجھانے کی خاطر چند ایک مثالیں اور چند ایک دلائل دیے ہیں, اور میرا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا. اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو, ہمارے ان اداروں کو اور لوگوں کو سلامت رکھے, اور ایمانداری کی جو ہے وہ اللہ تعالی ہم سب میں یہ قوت ڈالے کہ ہم ایمانداری سے اس وطن عزیز کے لیے کام کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب پر حامی و ناصر ہو. عزیز طلباء و طالبات, اپنے معلم حمزہ اقبال نظامی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.